लेकिन एक बात तय है कि जब भी ऐसे किसी हादसे में एक बड़े आदमी का निधन होता है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आनी शुरू हो जाती हैं, जो मुझे यकीन है कि आज शाम तक आ जाएंगी। थंबनेल भी बनने लगेंगे अजीत पवार की मृत्यु की इनसाइड स्टोरी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी दुनिया में नहीं रहे। जी हां साथियों, जो इनकी कर्म भूमि थी, जहां से ये 7 बार विधायक चुन के आए थे, बात हो रही है बारामती की, उसी कर्म भूमि में लैंड करते हुए जहां ये जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे थे, इनका चार्टर प्लेन जो वीएसआर कंपनी का था, सुनने में अभी यह आ रहा है कि विजिबिलिटी कम थी। वीएसआर कंपनी ने भी प्रथम दृष्टया यही बोला है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से शायद प्लेन ये क्रैश किया है। 2 अटेम्प्ट किए गए, प्लेन ने लैंड किया, लैंड करके ये स्किड किया, रनवे से अलग गया। फिर एक वहां आई विटनेसेस बताते हैं कि बहुत बड़ा एक धमाका हुआ। जाहिर सी बात है ये पेट्रोल टैंक में हुआ होगा और उसमें सवार सभी 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 2 पायलट थे और 6 लोग अन्य थे, जिसमें अजीत पवार जी भी शामिल थे। अब आने वाले वक्त में साथियों यह देखना है कि इस कर्म भूमि में इनकी पत्नी इनकी उत्तरदायित्व बनती हैं या इनके बेटे, एक पार्थ है एक जय है, वो इनका काम संभालते हैं। 1978 में जब महाराष्ट्र में पहली बार डिप्टी सीएम की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया और यह शपथ साथियों इन्होंने 6 बार ली। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ ली, देवेंद्र फडणवीस के साथ ली, एकनाथ शिंदे के साथ ली और उद्धव ठाकरे के साथ ली। इनका एनसीपी में शरद पवार जी के साथ, जिनके ये नेफ्यू हुआ करते थे, इनसे उनका क्या रिश्ता था, बाद में क्या रिश्ता हुआ, ये अलग अलग थे, ये साथ साथ थे। शरद पवार जी की शय पर ही अजीत पवार जी अपने राजनीतिक पत्ते खेला करते थे। कभी इनमें अनबन नजर आती थी, कभी एक मंच पे नजर आते थे। इसके लिए किसी को व्हाइट पेपर लिखना पड़ेगा या इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर वक्त तक, इनकी मृत्यु के समय तक, पॉलिटिकली स्पीकिंग ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज 66 ईयर्स ऑफ एज। ये राज आज तक नहीं खुल पाया कि इनका शरद पवार जी से संबंध एक्चुअली में था क्या। वो बात अलग है कि एक बार इन्होंने ये बयान जरूर दिया था कि अगर जो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा हूं, वो इस वजह से नहीं बन पा रहा हूं कि मैं शरद पवार जी का बेटा नहीं हूं। अगर बेटा होता तो मुख्यमंत्री बन गया होता या मुझे उन्होंने प्रमोट किया होता। ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय सबसे बड़ा जो इनको लगता था, अजीत पवार जी को, जो इनके साथ हुआ था, वो ये हुआ था साथियों, 2004 में जब आप महाराष्ट्र की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, 2004 के चुनाव में जो एनसीपी पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको शरद पवार जी लीड कर रहे थे, उसकी विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें आई थी, 71। लेकिन उनको समर्थन भी था, लेकिन शरद पवार जी ने अपना सरकार बनाने का दावा नहीं ठोका था। माना यह जा रहा था कि अगर शरद पवार जी अपना सरकार बनाने का दावा वे बैक इन 2004 ठोकते तो वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ अजीत पवार ही लेते और वो ऑटोमेटिकली पार्टी में नंबर 2 बन जाते। तो उस जमाने में ये स्टोरी चलती थी, बीच में भी मैंने पढ़ा था कि जो शरद पवार जी ने दावा नहीं ठोका था, ये सिर्फ अपने नेफ्यू को राजनीति में रोका था। उसके बाद इनका जो पॉलिटिकल शिफ्टिंग थी, एक इनकी पॉलिटिकल शिफ्टिंग और एक आपके नीतीश कुमार जी की, जो बिहार के हैं, उनकी पॉलिटिकल शिफ्टिंग, जो पकड़ ले वो अपने आप में माहिर होगा, दानिशमंद होगा और एक्सपर्ट होगा। वो किस्सा भी आप लोगों को याद होगा जब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी मिलकर सरकार बनाने जा रही थी। महाराष्ट्र में सब चीज तय हो चुका था, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, एवरीथिंग वॉज सेट। उद्धव ठाकरे जाकर आराम से जब चीज सेट कर कर अपने घर में आराम से सोते हैं कि सारी गोटियां सेट हो गई हैं। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, इसलिए क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार महाराष्ट्र में बना नहीं पा रही थी।
लेकिन जोड़ घट करके उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए थे। रातों रात खेल होता है। रातों रात अजीत पवार, उस टाइम कोश्यारी जी वहां पर गवर्नर हुआ करते थे, महामहिम राज्यपाल। तो साहब रातों रात अजीत पवार जी वहां गवर्नर हाउस पहुंचते हैं। आप लोगों को पता होगा, एक चिट्ठी जो माना जा रहा था उद्धव ठाकरे के लिए लिख के 54 विधायकों की, एनसीपी के 54 विधायकों की तैयार करी गई थी और वो अजीत पवार जी को सुपुर्द की गई थी कि गवर्नर को 1-2 दिन बाद जाकर ये हैंडओवर करनी है। उसी चिट्ठी को आरोप ये लगाया गया था, सत्यता नहीं पता, उसी चिट्ठी को रात के 3 बजे ले जाकर आप पहुंच जाते हैं, कोश्यारी जी गवर्नर थे, उनके गवर्नर हाउस पर, और चिट्ठी देते हैं। और साहब चिट्ठी इस चीज की होती है कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं, मैं भाजपा फडणवीस जी को समर्थन दे रहा हूं। सुबह 7 बजे आपके देवेंद्र फडणवीस जी भी गवर्नर हाउस पहुंच जाते हैं और वो भी वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल कू देखने को वहां पर मिला था। हां, अपने बारामती में बहुत काम का था, बड़ा योगदान था, लोग दादा के नाम से जानते थे। अभी हाल में जो चुनाव हुए थे म्युनिसिपैलिटी के, बीएमसी के और महाराष्ट्र के, उसमें इनका जो प्रदर्शन बड़ा पुअर था। और इसी प्रदर्शन को लेके 6 जनवरी 16 को आपके भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में लिखा था कि क्या यह वक्त आ गया है, मैंने बोला था कि अब भाजपा को अपनी शर्तों पे उद्धव को वापस ले लेना चाहिए, ताकि जो एकनाथ शिंदे का ब्लैकमेलिंग चलती है भाजपा के साथ और जो अजीत पवार की भी अक्सर चलती है, तो वो एक अपने आप में सेटल हो जाएगी। अजीत पवार जी के साथ बहुत से बड़े संगीन भ्रष्टाचार के भी मामले जुड़े हुए थे। इसलिए जब बीजेपी की शय पर गवर्नर हाउस में रात में ये खेल खेला गया था, तो भाजपा को बड़ी घोर आलोचना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भाजपा का ये था एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म था और इनको साथ जोड़कर यस, भाजपा का उस टाइम पर जो एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म था ये वाकई लड़खड़ा गया था। तो ये मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया था कि क्या इनको, अजीत पवार जी को और एकनाथ शिंदे को वक्त आ गया है बीजेपी किनारे करे। उसके कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने उस वीडियो में यह भी कहा था कि भाई ऐसा है कि आप इतना आगे की क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इस टाइम इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है महायुति की, आपको तो बधाई देनी चाहिए। नेगेटिविटी है आप में, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कैसे एकनाथ शिंदे जी ने बीएमसी के लिए अपनी दांवबाजी शुरू करी। उसके बाद ये भी रिपोर्ट्स आनी शुरू करी, तो क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को क्या धीरे धीरे किनारे करेगी आगे के विधानसभा चुनाव के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बोली बात कि अजीत पवार जी को धीरे धीरे अब भाजपा को किनारे करना चाहिए, उसका ये परिणाम कुछ ही 2 हफ्ते बाद देखने को मिलेगा। परिवार, उनके परिवार को इस दुख से लड़ने के लिए, झेलने के लिए ऊपर वाला परमेश्वर शक्ति दे। और यस, देखना यह है कि अब पार्थ राजनीति संभालता है, जय संभालता है या उनकी पत्नी संभालती हैं। लेकिन यह बात तय है, इस मृत्यु से एक बार फिर से, इस प्रीमेच्योर डेथ से एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ना कोई रीअलाइनमेंट देखने को हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन एक बात तय है कि जब भी ऐसे किसी हादसे में एक बड़े आदमी का निधन होता है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आनी शुरू हो जाती हैं, जो मुझे यकीन है कि आज शाम तक आ जाएंगी। थंबनेल भी बनने लगेंगे अजीत पवार की मृत्यु की इनसाइड स्टोरी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।